हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ज्योति और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द सुपर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट कि आपने मुझसे कमेंट्स में पूछा था कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, मेरा क्या स्ट्रेटजीज था, मेरा कंप्लीट जर्नी है ना। सो टुडेज वीडियो विल बी अ काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग काइंड ऑफ वीडियो जिसमें आई बी टेलिंग यू हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, मेरा टाइम टेबल, स्टडी रूटीन और जो भी एमसीक्यू मैंने कैसे प्रैक्टिस किया एंड व्हाट वर द बेस्ट रिसोर्सेज दैट वर्क फॉर मी, इन सब के बारे में आई बी टेलिंग यू इन दिस वीडियो। ओके, एंड आई नो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नर्सिंग 10 और अदर नर्सिंग एग्जाम्स एंड मे बी फीलिंग एंशियस और कन्फ्यूज एंड इफ स्पेशली अगर आप रिपीटर हो तो बहुत ज़्यादा बर्नआउट भी होता है, सेल्फ डाउट भी होने लगता है। सो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी शेयरिंग ऑल द स्ट्रेटेजीज फॉर वर्किंग एक्सपीरियंस की जो भी अभी इन द जॉब है वो कैसे अपने नॉर्सेट एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आई हैव बीन देयर, मैंने ये सारा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी इस फेज में मैं भी रही हूँ। सो आई विल बेटर हेल्प यू सॉर्ट दिस आउट। सो इन माई नेक्स्ट वीडियो I'll be sharing कि working experience जो भी है, those who are in the job right now, how they can manage their time and prepare for the NOSET exam, NOSET 10 exam. Okay, that will be in my upcoming video. But in today's video, this is a story time जिसमें मैं आपको मैंने कैसे प्रिपेयर किया, how I achieved that AIR 5 in my NOSET 8, उसके बारे में आपको बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो आता है हमारा माइंडसेट, हम किस माइंडसेट से अपना प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, हाउ आर वी अप्रोचिंग फॉर आवर प्रिपरेशन, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर सेकंड पॉइंट हमारा आता है हमारा प्लानिंग और हमारा स्मार्ट वर्क और हमारा कंसिस्टेंसी, ये तीनों चीज़ें ऑल टुगेदर। मतलब अगर आपने ये चार चीज़ों का ध्यान रखा है, दैट्स फर्स्ट है कि आपका माइंडसेट एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपका ये गोल है, आपको अचीव करना ही करना है और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही आपको अपना प्रिपरेशन में आगे चलते रहना है। ये हमारा माइंडसेट हो गया। फिर हमारा कंसिस्टेंसी जो आपकी पूरी प्रिपरेशन में आपको बना के रखनी है। रफ टफ चीज़ें होंगी, अप डाउन्स आएंगे, पर आपको अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है। फिर आता है हमारा प्लानिंग और स्मार्ट वर्क, ये हमारा साथ साथ चलेगा कि आपको हर चीज़ प्लान करके चलनी पड़ेगी और स्मार्ट वर्क भी करना ही पड़ेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, दिस ऑल थिंग्स ऑल टुगेदर, ये आपको सिर्फ सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे, दिल मेक यू टॉप रैंकर्स। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं। मुझे ना शुरू में थोड़ा स्ट्रेस होने लग गया था क्योंकि मेरा जो बीएससी नर्सिंग का रैंक था दैट वाज 1310, मतलब बहुत ही पीछे का रैंक मुझे मिला था और जो मेरे बैचमेट्स थे उनका 200 300 ऐसा रैंक था। तो मेरे को शुरू में ही थोड़ा स्ट्रेस होने लग गया था कि मेरा नॉर्सेट क्लियर होगा नहीं होगा, फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होगा क्या, मतलब कितने अटैम्प्ट लग जाएंगे, मुझे ये सारी चीज़ें पहले से ही थोड़ा डर लगने लग गया था ये सब सोच के। पर फिर भी मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो कौन ही प्रिपरेशन शुरू करता है, मैंने भी नहीं की थी। फिर मैंने अपने थर्ड ईयर में एक सीनियर थी, एमएससी सीनियर थी हमारी, मैंने उनसे पूछा कि मैम नॉर्सेट के लिए कैसे प्रिपरेशन करना होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सबसे बेसिक बुक तो है हमारी एनक्लेक्स, पर मैंने खरीदी नहीं थी। मेरे को पहले देखना था कि वो बुक है कैसी, तो मैंने मैम से बोरो की थी और मैंने वो उनकी एनक्लेक्स बुक से थोड़ा पढ़ के देखा था। तब वो बुक शुरू शुरू में मुझे समझ में भी नहीं आ रही थी, मेरे ऊपर से जा रहा था सब कुछ। पर ये था कि हाँ, इस बुक में बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया हुआ है, इतना समझ में आया था। पर वो चीज़ वहीं पे ख़त्म हो गई क्योंकि थर्ड ईयर में ऑलरेडी इतना असाइनमेंट होता है, इतनी पोस्टिंग्स होती हैं कि आपको प्रिपरेशन, मेरे को तो प्रिपरेशन करने का टाइम मुझे लग ही रहा था कि नहीं मिल रहा है। तो मैंने एनक्लेक्स थर्ड ईयर में नहीं पढ़ी, बस मैंने देखा था कि हाँ एनक्लेक्स ये बुक है और ये बहुत बढ़िया बुक है, मेरे को इतना देख के लगा था। पर मैंने थर्ड ईयर में उसके बाद एनक्लेक्स को कभी नहीं उठाया क्योंकि बहुत ज़्यादा पोस्टिंग और असाइनमेंट्स होते हैं थर्ड ईयर में। पर मैंने, एक और मेरी सीनियर थी, उन्होंने मुझे उन्होंने ना एनएनएल से वो ले रखा था, एनएनएल का एक कोर्स बैच लेके रखा था सी प्लस एडिशन वाला। तो मैंने उनका वो आईडी उनसे लिया था और उनसे मैंने सिर्फ ओबीजी वाला पार्ट जो था ना, ऑब्स्टेट्रिक्स वाला, डॉक्टर साक्षी अरोरा मैम जो पढ़ाती है वो वाला, मैंने 50 to 60% वीडियोज़ जो थे रिकॉर्डेड सेशन वो देख लिए थे। तो मैंने उनसे वहाँ से थर्ड ईयर में ही थोड़ी बहुत ऑब्स्टेट्रिक्स कवर कर ली थी। बस मैंने थर्ड ईयर में इतना ही किया था, एनक्लेक्स मैंने नहीं पढ़ा था। और मैंने बस ओबीजी का 50 to 60% पार्ट साक्षी अरोरा मैम की वीडियो से कवर किया था, एनएनएल वाला। उसके बाद इतना ही मैंने थर्ड ईयर में बस यही किया था, मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं था, लगभग ऑलमोस्ट इतना ही था। फिर आता है हमारा फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर जैसे ही शुरू हुआ मैंने अपना एक ऑनलाइन कोचिंग ले लिया था जिसमें हमें रिकॉर्डेड सेशंस मिले थे। मैंने जो लिया था हमारा नवंबर से मैंने लिया था, नवंबर से हमारा फोर्थ ईयर शुरू था। तो मैंने फोर्थ ईयर में एंटर होते ही वो ऑनलाइन कोर्स ले लिया था जो हमारा वो 6 मंथ्स के लिए वैलिड था। मैंने बस वो कोचिंग इसीलिए लिया था क्योंकि वो 6 मंथ्स के लिए वैलिड था। तो मेरे खुद पे एक प्रेशर आएगा कि मुझे 6 मंथ्स में सिलेबस कवर करना है, इसलिए मैंने, और मेन पॉइंट था मैंने एनएनएल इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी सबसे इंपॉर्टेंट जो एनएनएल का पार्ट था दैट वाज ऑब्स्टेट्रिक्स, वो मैंने ऑलरेडी कवर करके रखा था। तो मुझे नीड नहीं लगा कि मुझे और उसमें लेना पड़ेगा, इसीलिए मैंने सिर्फ 6 मंथ्स वाला कोर्स लिया था अलग से दूसरी ऐप का।
तो जो मैंने फोर्थ ईयर में जो 6 मंथ्स वाला कोचिंग लिया था वो एवरेज था, बहुत ज़्यादा अच्छा बहुत ज़्यादा बुरा ऐसा कुछ नहीं था। इसीलिए मैं आपको मेरे वाला कोचिंग तो सजेस्ट मतलब ऐसे मैं प्रेफर नहीं करूँगी कि आप वही लो। आप खुद से देखो आपको कौन सा, आप सबका डेमो क्लासेस लेके देख सकते हैं। आपको जो बेटर लगती है, आपको जिसमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो रही है, आप वो वाला कोर्स या कोचिंग ले सकते हैं। तो इस चीज़ पे तो मैं नहीं जाऊँगी, ठीक है। बात करते हैं कि मैंने कैसे किया था। तो वो 6 मंथ्स का वैलिडिटी था, पर मेरे को सिलेबस 6 मंथ्स के अंदर ही कवर करना था, इसीलिए मैंने बस वो लिया था। तो 5 मंथ्स में मैंने वो सिलेबस कवर किया था, नवंबर से लेके मार्च तक, है ना। इस मार्च तक ये जो टाइम पीरियड था 5 महीने का, इसमें मैंने सिर्फ थ्योरी पार्ट उन वीडियोस में जितना भी था उनसे थ्योरी पार्ट कवर किया था और नोट्स प्रिपेयर किए थे। मैंने इसमें कुछ भी एमसीक्यू नहीं लगाया, उनको रिवाइज नहीं किया, सिर्फ मैंने नोट्स बनाए थे अच्छे से। मतलब मैंने वहाँ से भी पढ़ा और फिर मैंने एनक्लेक्स से भी चीज़ें साथ में पढ़ के वीडियोज़ और एनक्लेक्स से पढ़ के मैंने नोट्स बनाए थे अपने, ठीक है। हर सब्जेक्ट का मेरा नोट्स ये 5 मंथ में जाके कंप्लीट हुआ था। फिर आया था हमारा मार्च के बाद हमारा अप्रैल, वहाँ से हमारा इंटर्नशिप शुरू हो गया था। तो वहाँ पे वैसे ही पढ़ने का टाइम मुझे तो ज़्यादा मिला नहीं, पर हाँ था, ये था कि जो भी मैंने नोट्स बनाए थे ना उनका रिवीजन मैंने रिवीजन थोड़ा कम ही किया था, पर मैंने पीवाईक्यूज डेली लगाने थे। तो जो हमारा अप्रैल से लेके सितंबर तक का टाइम था, तब मैंने डेली पीवाईक्यूज लगा दी थी। शुरू में मैंने मॉसबी बुक उठाया, पर तब मुझे उसके क्वेश्चंस बहुत लेंथी लग रहे थे और मुझसे हो भी नहीं पा रहे थे सॉल्व, तो मैंने मॉसबी उसी टाइम पे ड्रॉप कर दिया और फिर मैंने पीआर यादव उठाया। फिर मैं डेली पीआर यादव के ही क्वेश्चन सॉल्व करती थी। फिर मैंने टर्निंग पॉइंट उठाया, फिर देखा तो पीआर यादव और टर्निंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम बुक है, 19-20 इतना ही फ़र्क है, बस 19-20 का ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो मैंने फिर उनमें से एक बुक को चुना, फिर मैं पीआर यादव लगाती थी। उसमें ना बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस है नहीं, तो एक दिन में आराम से आपके 300 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। तो किसी दिन 300 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए, किसी दिन 200 हो पाए, किसी दिन 400-500 भी हो गए, तो ऐसा सच में होता है। उस बुक में ना क्वेश्चन ही इतना छोटे छोटे हैं, 1 लाइनर है कि आप कर सकते हो, 500 भी कर सकते हो। तो अगर कोई वीडियो में ऐसा टॉपर्स इंटरव्यू अगर आप कुछ देखते हो और वो बोलते हैं कि दिन के 700-800 क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो ऐसा झूठ नहीं होता, वो सच में कर पाते हैं। एक तो होता है कि आप शुरू में, जब भी आप शुरू करते हैं ना कभी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो शुरू में तो आप इतने ज़्यादा कर ही नहीं सकते, पर विद टाइम ना आपके क्वेश्चन जल्दी समझ में आने लगते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और डिपेंड करता है आप कौन सी बुक से कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो उस बेसिस पे आप ज़्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो डेली के। तो आप 300-400 क्वेश्चन डेली तो कर ही सकते हो। तो ऐसे होता था। इंटर्नशिप के टाइम पे मैं बस इंटर्नशिप के बाद मैं रूम पे ज़्यादा रहती नहीं थी, क्योंकि फिर मैं सो जाती थी, टाइम वेस्ट हो जाता था, तो मैं लाइब्रेरी चली जाती थी। और फिर मैं मोस्टली तो मैं पीवाईक्यूज़ को ही टाइम देती थी। फिर ऐसा हो जाता था कि मैं जो भी जिस पार्ट की पीवाईक्यू कर रही हूँ, वो सब्जेक्ट वो पार्ट की पीवाईक्यूज़ ही ख़त्म हो गए, तो वहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो, तब मैं थोड़ा अपना रिविज़न, तब जाके मैं रिविज़न करती थी। मेरा मेन फोकस इंटर्नशिप में पीवाईक्यूज़ पे ही था। मतलब एक बार अगर मैंने सारा पीवाईक्यूज़ लगा लिया, तो जो भी मेरे से गलत हुए मैंने उन पे सर्कल किया। सो आई गेट बैक टू दूस क्वेश्चंस जिन पे मैंने सर्कल किया। फिर मैं बैक टू बैक नहीं करती थी, जैसे मैंने अभी पीडिया के क्वेश्चंस लगाए और जो गलत हुए मैंने सर्कल किया, तो अभी मैं दोबारा पीडिया नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे आंसर्स याद है, मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है, मुझे पता है मैंने कहाँ मिस्टेक की है और उसका आंसर क्या है। तो तुरंत मैं वापस वो उसी दिन या 3-4 दिन तक नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ये भी चेक करना है कि कितना रिटेन हो रहा है। इसलिए मैंने पीट्स किया, उसके बाद ओबीजी किया, उसके बाद एक और सब्जेक्ट किया, फिर मैं वापस पीट्स पे आऊँगी टू चेक कि मेरा रिटेन चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। बैक टू बैक आपको सेम सब्जेक्ट नहीं करना, हमेशा उस सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए थोड़ा टाइम, आपको टाइम गैप रखना है, ठीक है। ऐसे मैंने अपना इंटर्नशिप के टाइम पे पीवाईक्यूज़ किए थे और बीच बीच में थोड़ा रिविजन किया था। रिविजन में मेनली मैंने एनक्लेक्स वहाँ पे थोड़ी पढ़नी शुरू की थी, और जो मेरे नोट्स थे बनाए हुए, उनसे मैंने रिवाइज़ किया था। फिर आता है हमारा अक्टूबर में हमारे फाइनल एग्ज़ाम थे, तो वैसे ही हमारा नॉर्सेट का प्रिपरेशन हो नहीं पाया था। नवंबर में वापस मैंने, जैसे मैंने इंटर्नशिप में प्रिपरेशन किया, वापस सेम मैंने नवंबर में किया था। लाइब्रेरी में जाके मैं एमसीक्यू सॉल्व करती थी। वही दिसंबर में था कि हमारा हॉस्टल वाला टाइम पीरियड ख़त्म हो गया था, तो हमें रूम चेंज करना था। तो मैंने वहाँ पे रूम लेने की बजाय आई प्रेफर्ड कि मैं घर आऊँ, क्योंकि मुझे एक इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए था, एक एनवायरनमेंट चाहिए था जहाँ मुझे सपोर्ट मिले, बूस्ट करे वो पढ़ने के लिए। तो इसलिए मैंने अपना प्रिपरेशन घर से किया। दिसंबर में मैं घर आई थी, तो वहाँ पे थोड़ा इतना शुरू में थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया था कि एकदम से आपको पूरा सिटी चेंज करना है, घर जाना है, बहुत सारा काम आ जाता है और वापस से शुरू करना होता है, नए इन्वायरमेंट में शुरू करना होता है पढ़ाई। तो वो एक तरह से ना ब्रेक लग गया था। मैं कोशिश कर रही थी पढ़ने की, पर मुझे चीज़ें हो नहीं पा रहा था मुझसे, जितना मैं गोल लेके चलती थी ना एक दिन का, उतना मैं कवर नहीं कर पा रही थी। तो दिसंबर तो मेरा थोड़ा
डाउन था, मतलब दिसंबर में जैसा प्रिपरेशन मैंने सोचा था वो नहीं हो पाया। फिर मैंने 31 दिसंबर को फिर से अपना प्लानिंग प्लॉटिंग दोबारा रिवाइज़ किया कि ऐसे तो ख़राब चीज़ें चल रही है। 31 दिसंबर को मैंने फिर से अपना स्ट्रेटजी रिवाइज़ किया और उसमें चेंजेस लेके आई, और मैंने उस दिन अपना इंस्टा भी अनइंस्टॉल कर दिया कि अभी 1 जन से मुझे अपना अच्छे से प्रिपरेशन करना है, कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं करना। तो 1 जनवरी से मेरा अच्छे वाला जो फुल फ्लैश रिविजन था ना वो शुरू हुआ। फिर मैं इंस्टा भी नहीं चलाती थी, कोई सोशल मीडिया नहीं चलाती थी, किसी फ्रेंड से बात नहीं करती थी। बस मेरे 2 फ्रेंड्स थे, उनसे बात होती थी, और उसके अलावा मैं घर वालों से बात करती थी। उसके अलावा मैं कहीं भी एक्टिव नहीं थी। इतना मेरा होता था। 1 जनवरी से मैंने अपना अच्छे से पढ़ाई शुरू किया। फिर जैन में ही हमारे सीआरई के फॉर्म आ गए थे, तो मैंने सीआरई का फॉर्म भरा था और हमारा 26 फेब को ही उसका एग्ज़ाम था। तो वैसे तो मेरा थोड़ा बहुत प्रिपरेशन हो रखा था, पर जैन से जो मैंने फुल फ्लेज पढ़ाई ही मैंने लगा लो शुरू से शुरू की थी, क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ नहीं करने थे। मैंने जैन से ना वापस से जितना मैंने ओरिजिनल नोट्स बनाए थे, मैंने जो भी कोचिंग से ओरिजिनल डिटेल नोट्स बनाए थे ना, मैंने वो उठाए 1 जैन से, और एनक्लेक्स ये मैंने फिर से साथ में शुरू की, और मैंने यहाँ से अपने प्रिपरेशन को एक नए तरीके से मैंने उसे शुरू किया। तो 1 जन से मैं ये कर रही थी, और 26 फेब को ही एमसीआरई का हमारा एग्ज़ाम आ गया। तो इतना प्रिपरेशन था नहीं, बट वो एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया एंड आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया 3rd रैंक। तो वो तो मेरे को अनएक्सपेक्टेड ही था, एंड आई डिड नॉट इवन रिवील द रैंक कि मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मेरे को अभी नॉर्थ सेट पे ही फोकस करना है। इसलिए मैंने अपना सीआरई का रैंक रिवील ही नहीं किया, मैंने किसी को नहीं बताया मेरा जो अच्छा रैंक आया था, बिकॉज फिर होता है कि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मुझे ये सब नहीं चाहिए था। मेरा पूरा फोकस नॉर्थ सेट पे था। मैंने अपना जो सीआरई का रैंक था वो नॉर्थ सेट के बाद ही रिवील किया था। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि मैंने अपने पीस को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है यहाँ पे। तो मैंने अपना नॉर्थ सेट का तैयारी कंटिन्यू रखा। उसके बाद हमारा जो फैब में हमारा सीआरई हुआ, उसके बाद जो हमारा मार्च और अप्रैल था ना, उसमें मैंने मोस्टली मैंने थ्योरी इतना ज़्यादा रिवाइज़ नहीं किया। मैंने नोट्स के जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनको रिवाइज़ किया है। हाँ, जैन एंड में ना मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी, तो मैंने उसके क्वेश्चंस भी लगाने शुरू किए थे। मैंने टेस्ट सीरीज़ बहुत पहले से चल रही थी, पर मैंने बहुत लेट ज्वाइन की थी जैन एंड में जाके, तो ऑलरेडी मेरा बहुत बैकलॉग था। मतलब मेरे पास 70 टेस्ट पेंडिंग पड़े थे। तो जब मैंने टेस्ट सीरीज़ ली ना, तब मैंने बहुत रिस्क लिया था कि मैंने ना अपना रिविज़न रोक दिया था। मैं सिर्फ टेस्ट देती थी, मैं दिन के 4-5 टेस्ट देती थी, और एक टेस्ट में ही सिर्फ टेस्ट देने में कम से कम 1 घंटा लगता है, फिर उसका एनालिसिस करने में 2 घंटे लगते हैं। तो एक टेस्ट को पूरा 3 घंटे का टाइम लगता है। और जब मैंने टेस्ट सीरीज शुरू की तो मैं एक दिन में 3-4-5 टेस्ट ऐसे देते जाती थी। तब मैंने बिल्कुल रिवीजन नहीं किया, कुछ भी थ्योरी नोट्स कुछ नहीं उठाया, बस मैं टेस्ट कर रही थी जब तक मैंने वो 70 टेस्ट खत्म नहीं किए। तो ये थोड़ा रिस्की डिसीजन है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको ऐसे करना है कि नहीं करना। आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ पॉजिटिव वे में जाएगी, हो सकता है इसका थोड़ा गलत इफेक्ट भी पड़े, ठीक है। तो ये आपको खुद देखना है। तो यहाँ से मैंने टेस्ट सीरीज़ लिया था, तो उसके भी क्वेश्चन मैं करती थी। तो मार्च जब आया था, 1 मार्च से मेरा प्रिपरेशन ऐसा था कि मैंने फिर से अपना एक और स्लॉट ऑफ रिवीजन शुरू किया। फेब तक जितना हो गया, अब मैंने फिर से वापस वही सिलेबस उठाया। अब मैं नोट्स को रिवाइज़ करती थी, नोट्स के एकदम शॉर्ट नोट्स बनाती थी, टेस्ट देती थी डेली, और उसका जो टेस्ट का था उसका एनालिसिस करती थी। और साथ ही मैंने एक मिस्टेक नोटबुक बनाई थी, उसमें मैं वो लिख देती थी। मिस्टेक नोटबुक का रिवीजन मैंने यहाँ पे शुरू नहीं किया, वो मैंने लास्ट में जाके शुरू किया था। 25 मार्च से मैंने मिस्टेक नोटबुक जो बनाई थी उसका रिवीजन शुरू किया था। वो चीज़ें ऐसी थी जो मैं गलत कर रही, तो मेरे को वो तो रिवाइज़ करना था, पर वो मैंने लास्ट में रखा था। यहाँ से मैंने ऐसे, ये मेरा रूटीन रहा था। और साथ ही जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो ऐसा था कि मैक्सिमम 3-4 पेजेस में पूरा सिस्टम कवर हो जाए, या फिर जैसे CNS पढ़ा, CVS पढ़ा, वो 3-4 पेजेस में कवर हो जाए। मैंने नोट्स ऐसे बनाए थे, तो मैं एक बार दिखा देती हूँ। जैसे ये वाला जो है, ये मेरा एक शीट है, इसमें मैंने CVS लिखा, और CVS मेरा सिर्फ ये जो 2 शीट्स है ना आगे पीछे, इन्हीं में मेरा पूरा CVS सिस्टम कवर हुआ है। तो ये मैंने ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए थे। आपको समझ तो नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा छोटा छोटा लिखा था। तो ऐसे मैंने बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाए थे कि, और यहाँ पे मेनली वो चीज़ें थी जो मैं बार बार भूल रही थी, ठीक है। वैल्यूज़ हो गया, ये सब मैंने चीज़ें यहाँ पे लिखी थी। और इसी नोटबुक का बैक पार्ट मैंने मिस्टेक बुक बनाया था। मैंने एक सिंगल नोटबुक रखा था, पतला सा नोटबुक रखा था कि मैं कहीं भी जाऊँ तो इसे कैरी कर सकूँ ऐसे। और ऐसे ये मेरी मिस्टेक नोटबुक थी कि मैंने जो भी मिस्टेक्स थी एक ही पेज में, मैंने बहुत ना स्पेस ऑक्यूपाई किया है कि मेरा कुछ भी पार्ट ना छूटे, सारा एक ही कॉपी में कवर हो जाए, इसलिए। तो ये मेरी मिस्टेक नोटबुक थी। तो मैंने पहले लिखा, फिर रिवीजन में मैंने पेंसिल से मार्क किया, लास्ट रिवीजन में मैंने रेड पेन से मार्क किया। ऐसे मैंने इसको भी रिवाइज़ किया है जो मैंने पहले बताया था।
कि मैं 3-4 रिवीजन जब दे रही थी तो हर बार अलग अलग मार्किंग किया, सो दैट मुझे पता रहे कि लास्ट में सबसे हाईलाइट वाली चीज़ कौन सी है। ये ऐसे मैंने रिवाइज किया था। तो ये मेरा मिस्टेक नोटबुक और शॉर्ट नोट्स वाला नोटबुक ऐसे था। फिर लास्ट में हमारा प्री हो गया, प्री अच्छे से हुआ था, पता था हो ही जाना है। उसके बाद मैंने प्री के बाद मैंने मोस्बी बुक उठाया दोबारा से। मैंने सबसे पहले उठाया था इंटर्नशिप के टाइम पे, पर तब मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने वो बुक वहीं पे ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद मैंने पूरे प्रिपरेशन में मोस्बी बुक दोबारा नहीं उठाई, पर जो मैं टेस्ट सीरीज़ लिया था उसमें मोस्बी के क्वेश्चन मुझे मिल गए थे। फिर मैंने जब प्री खत्म हो गया 12 अप्रैल को, फिर मैंने 13 अप्रैल से अब मेरा मोस्बी उठाया। 13 to 17 अप्रैल में मैंने मोस्बी लगाया। तो ये आप बेटर होगा कि आप मौसबी को थोड़ा पहले ही लगा लें, क्योंकि उसके क्वेश्चंस अब प्री में भी मिलते हैं, तो मौसबी तो करना ही है, ठीक है। पर मेरा प्री और मेंस के बीच में जो टाइम था ना, वहाँ पे थोड़ा पढ़ाई लैप्स हो गया, मतलब लग नहीं रहा था, मतलब बार एक ही चीज़ को बार बार पढ़ के मोनोटोनस हो गया था और नहीं हो पा रहा था। तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा गैप मेरा आ गया, मैं उसको और बेटर कर सकती थी। तो ये मेरा पूरा स्ट्रैटेजी था। और मैं, हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट कि मैंने कैसे, मेरा शेड्यूल क्या रहता था दिन का। तो मेरे को ना, मतलब मुझे नींद बहुत आती है और मैं सुबह 6 बजे मुझे उठना होता था पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं रात को जग ही नहीं सकती। मैं 10 से 6 बजे तक पूरा 8 घंटे की नींद मैंने रोज़ ली है, ठीक है। तो सुबह उठ के अगर मैं कुछ भी पढ़ती थी, मुझे नींद आ जाती थी, तो मैंने ना ये शेड्यूल रखा था कि मैं सुबह टेस्ट देने का, मैं सुबह उठते ही टैब खोलती थी, टेस्ट देना शुरू करती थी। टेस्ट देते तो फोकस पूरा टेस्ट पे रहता था, क्योंकि टाइमर लगा होता है, टेस्ट टाइम पे देना ही है। इसलिए मैं सुबह उठते ही पहले टेस्ट देती थी, उसी में मुझे 2 ढाई 3 घंटे आराम से लगते थे। उसके बाद में जाके ब्रश करना, ब्रेकफास्ट, सब कुछ बाद में होता था। तो सबसे पहले उठते ही मैं टेस्ट लगा देती थी फ़ोन में। कई बार ऐसा होता था शुरू में कि टेस्ट थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है, तो मैंने ऐसे किया था कि एक पहला वाला जो दिन है ना, प्रीवियस डे, जो भी यस्टरडे वाला जो टेस्ट होगा हमारा, उसको मैं पेंडिंग रखती थी। मतलब अगर आज जैसे 15 है, तो मैं 14 वाले टेस्ट को पेंडिंग रखती थी और मैं 15 की एकदम सुबह 6 बजे 14 अक्टूबर वाला टेस्ट लगा देती थी। तो मैं हमेशा सुबह उठते ही मेरा काम ही यही था कि मैं पहले सुबह टेस्ट दूंगी। 1-1.5 घंटा टेस्ट देने में लगता था, उसका डबल टाइम हमेशा उसे एनालाइज करने में लगता था। पहले मैं टेस्ट देती थी और फिर मेरी शक्ल से पता चल जाता था मेरे घर वालों को कि मेरा टेस्ट अच्छा गया, गंदा गया। तो ये सब होता था। उसके बाद टेस्ट देने के बाद, एनालिसिस के बाद जो टाइम था, तब वो ब्रश करना, खाना खाना, ब्रेकफास्ट करना, ये सब वाला टाइम था। उसी टाइम पे मैं घर वालों से बात करना होता था। उसके बाद मैं अपना रिवीजन शुरू करती थी। उसमें मैं वही ये वाली जो नोटबुक है ना, इसको मैंने बहुत बार रिवाइज किया, तो मैं यही सबसे पहले उठाती थी। और कुछ कॉन्सेप्ट मुझे ऐसे लगता था कि मैं भूल रही हूँ, तो मैं जो मेरे डिटेल नोट्स थे उनसे एक बार देख लेती थी। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि सिर्फ आप इसी नोटबुक पे रिलाई नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपने इसमें नहीं लिखी, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट नोट्स वाली नोटबुक है ना। तो बीच बीच में आपको हर 3 से 4 दिन बाद आपको जो डिटेल नोट्स हैं वो एक बार नोटबुक उठा के करने होते हैं। तो मैं भी ऐसे करती थी कि हर 3 से 4 दिन बाद किसी एक सब्जेक्ट की नोटबुक, या फिर एक दिन में किसी एक ही दिन में किसी 2 सब्जेक्ट्स को उठा के उनके डिटेल नोट्स जो थे ना, उन्हें जल्दी जल्दी एक बार पलट लेती थी, उनको रिवाइज कर लेती थी। तो ये मैं हर 3 से 4 दिन में करती थी। साथ ही एनक्लेक्स का भी होता था कि मैं हर 3 से 4 दिन में एक बार एनक्लेक्स भी उठाती थी। जिस सब्जेक्ट के मैंने डिटेल नोट्स मैंने जो बनाए थे वो उठाए, उसी एनक्लेक्स का वही पार्ट मैंने उसी दिन रिवाइज कर लिया। ऐसे हर, मतलब कंसिस्टेंसी थी कि मैं, तो यही मेरा डेली रूटीन था कि मैं सुबह उठती पहले टेस्ट लगाती थी, उसे एनालिसिस करती थी, उसके बाद रिवीजन करती थी नोट्स का, और फिर लास्ट में PYQs लगाती थी। PYQ के तो मेरे यही रिसोर्सेज हैं कि मैंने एंट्रिक्स लगाया है, मॉसबी लगाया है, PR यादव, और जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आते थे, बस यही 4 रिसोर्सेज से PYQ प्रिपेयर किया है, ठीक है। सो यही मेरा स्टडी रूटीन था। तो ट्रस्ट मी, अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो आप भी कर सकते हो। बस वही है कि आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर नॉसेट एंड हाउ आई अचीव दिस गुड रैंक। ओके, ये जितना मैंने आपको वीडियो में बताया, ये मेरा जर्नी था कि मैंने कैसे कैसे सारी चीज़ें करी हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी टिप्स, आइडियाज़, हेल्प मिली है, मोटिवेशन मिली है, आई विल बी वेरी ग्लैड टू हियर दैट। थैंक यू।